बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आबनाए हुर्मस को खोलने के मुतालबे से दस्तबरदार हो गए हैं। क्या ईरान इसराइल जंग का तमाम तर खर्चा अब अरब ममालिक बर्दाश्त करेंगे? पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी के चीनी सफारत खाने के खुफिया दौरे के मकासद क्या थे? क्या पाकिस्तान तीन मुस्लिम ममालिक का एक नया दिफाई इत्तेहाद बनाने का इरादा रखता है? ईरान इसराइल जंग के दौरान अब तक गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान किस किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं, आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक मर्तबा फिर एक ऐसा ट्वीट दागा गया है जिसमें नेटो और यूरोपीय ममालिक पर अमरीकी सदर ने अपने गुस्से का भरपूर इजहार किया है। अमरीकी सदर ने इस ट्वीट में अपने इस सोशल मीडिया पैगाम में वाज़े तौर पर यह कहा है कि अब अमरीका आपकी मदद को नहीं आएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप हमारी मदद के लिए नहीं आए थे। अमरीका ने बरतानिया को मुखातिब करते हुए कहा कि बरतानिया जैसे ममालिक जो फ्यूल जट तलाश कर रहे हैं, जो फ्यूल का जो तेल है जट फ्यूल के लिए वो तलाश कर रहे हैं, उन्हें मशवरा है कि वो अमेरिका से ये तेल खरीद लें, वरना वो खुद आबनाए हुर्मस जाएं और वहां से जाकर तेल तलाश करें। ट्रंप ने यह भी कहा कि तमाम ममालिक को ये समझना पड़ेगा कि उन्हें अपनी खातिर जंग लड़नी पड़ेगी। वो कैसे अपने लिए जंग लड़ेंगे? अमरीकी सदर एक सवालिया निशान छोड़ रहे हैं तमाम उन इत्तेहादियों के हवाले से जो अमरीका के एलाए तसव्वुर होते थे। अब एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप का ये सोशल मीडिया पैगाम है और आबनाए हुर्मस जाकर खुलवाने के मुतालबे हैं, मशवरे हैं, और इससे एक डेस्परेशन का पता लगता है। डेस्परेशन ये है कि ट्रंप ये तासुर दे रहे हैं कि आबनाए हुर्मस को खुलवाने की कोशिश ये अमेरिका की जरूरत नहीं है, ये अमेरिका अपने इत्तेहादियों के लिए ये जंग लड़ रहा था, मगर इत्तेहादियों ने अपनी ही जंग को ना लड़ने का फैसला किया है और अमेरिका को इस जंग में तनहा कर दिया है। लिहाजा आबनाए हुर्मस बंद होने से या खुलने से अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से अब आबनाए हुर्मस खुले या बंद हो, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मुतालबे से अब पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो यूरोपीय ममालिक को, नेटो को, वो तमाम मुल्क जो आबनाए हुर्मस के बंद होने की वजह से तेल के क्राइसिस का शिकार हैं, गैस के क्राइसिस का शिकार हैं, उनको ये कह रहे हैं कि वो खुद अपने अंदर एक हिम्मत पैदा करें और जाके आबनाए हुर्मस को खुलवाएं। अब यहां तक तो बात है आबनाए हुर्मस की। इसके साथ साथ अमरीकी सदर ने अपने एक और पैगाम में फ्रांस को भी टारगेट किया और ये कहा है कि फ्रांस ने भी अमरीका की मदद नहीं की इस जंग में और अमरीका इस बात को भी याद रखेगा। एक बात तो तय है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान इसराइल जंग ने बहुत कुछ याद रखने पर मजबूर कर दिया है। चेहरे याद करने पर, रवैये याद करने पर, इनकार याद करने पर मजबूर कर दिया है ईरान इसराइल जंग ने। और जो यादगारी अगला लम्हा है वो फ्रांस के लिए, और फ्रांस के हवाले से वो ये कहते हैं कि अमेरिका इसराइल के लिए जंगी साजो सामान के तैयारे भिजवा रहा था और इस मकसद के लिए फ्रांस ने अपनी फजाई हदूद को बंद कर दिया, इजाजत नहीं दी अमरीकी जहाज़ों को कि वो फ्रांस से गुजर कर इसराइल के लिए जंगी साजो सामान पहुंचाएं। तो इस बात को भी अमरीका अब याद रखेगा कि फ्रांस का किरदार भी
امریکہ کے لیے کوئی اچھا اور آئیڈیل کردار نہیں تھا۔ تو اب اس پوری گفتگو سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکی وزیر خارجہ کا الجزیرہ کو ایک انٹرویو ہے مارکو روبیو کا، وہ انٹرویو بھی ایک موضوع بحث بنا ہوا ہے، جس میں یہ اندیہ دیا جا رہا ہے کہ اگر آبنہ ہرمز فوری طور پر نہیں بھی کھلتی تو امریکہ ایک نئے معاہدے کے لیے ایران سے تیار ہے۔ یعنی کہ آبنہ ہرمز سے ہٹ کر امریکہ کچھ اور بات چیت کر سکتا ہے، کچھ اور مطالبات کو ڈسکس کر سکتا ہے۔ اگر آبنہ ہرمز ایران کے لیے ایک ریڈ لائن ہے تو امریکہ اس ریڈ لائن کے اوپر کوئی ریڈ لائن نہیں لگانا چاہتا۔ امریکہ اس کو ایک گرین سگنل سمجھ کے کراس کرنا چاہتا ہے، اور اب امریکہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ آبنہ ہرمز سے امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ امریکہ کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی تیل موجود ہے، اور دیگر ملکوں کو بھی امریکہ تیل دے سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی ملک کو تیل چاہیے، یا تو وہ امریکہ سے لے لے یا پھر وہ خود جا کے آبنہ ہرمز کو کھلوا لے۔ تو یہ واضح طور پر ایک شکست کا، ایک بے بسی کا اظہار ہے، ایک ناکامی کا اعتراف ہے کہ امریکہ اب اس قابل نہیں رہا کہ وہ ایران سے آبنہ ہرمز کو کھلوا سکے۔ یہ تو ایک موضوع تھا۔ پھر اس کے بعد جو اگلی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ آئی، اور یہ سٹیٹمنٹ ایک صحافی کے سوال کے جواب میں سامنے آئی۔ عمومی طور پر اس قسم کے جو سوالات ہیں یہ پلانٹ کیے جاتے ہیں اور ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے، یعنی خبر کو انڈائریکٹ طریقے سے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے۔ اب سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ کیا امریکہ اس بات پر غور کر رہا ہے ماضی کی طرح کہ یہ جو ایران اسرائیل جنگ ہے اس کا خرچہ عرب ممالک کو اٹھانا پڑے گا؟ اس کے جواب میں جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میرا بالکل یہ خیال ہے کہ یہ خرچہ عرب ممالک کو ہی اٹھانا پڑے گا، اور امریکی صدر اس حوالے سے غور و خوض کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں اخبارات میں، میڈیا میں یہ خبریں بھی سننے کو ملی کہ عرب ممالک سے ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ نے خرچہ کیا یا اسرائیل نے جو بھی خرچہ کیا دفاع کے نام پر، یہ تمام تر اخراجات اب ان عرب ممالک سے وصول کیے جائیں۔ یعنی ستم ظریفی چیک کیجئے، ذلت بھی عرب ممالک کے حصے میں آتی ہے، جوتیاں بھی عرب ممالک کے حصے میں آتی ہیں، گالیاں بھی امریکی صدر کی عرب ممالک کو سننی ہیں، اور اس کے بعد پھر اخراجات بھی عرب ممالک کو برداشت کرنے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جنگ کس کی؟ اسرائیل کی۔ شروع کس نے کی؟ اسرائیل نے شروع کی۔ اور حملے کے اہداف کس نے مقرر کیے؟ امریکہ اور اسرائیل نے مقرر کیے۔ عربوں کا تو ایران کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا، تو پھر عرب کیوں یہ اخراجات برداشت کریں؟ اب یہ اخراجات ہیں کتنے پہلے یہ بھی سمجھ لیں۔ میڈیا رپورٹس کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران امریکہ اور اسرائیل نے اب تک جو دفاعی اخراجات کیے ہیں میزائلز کے اوپر، ڈرونز کے اوپر، اور اس کے علاوہ جتنا بھی ہیوی اکوپمنٹ ہے اس پر، وہ تقریباً 26 ارب ڈالر کی ایک خطیر رقم ہے جو اب تک خرچ ہو چکی ہے۔ 26 ارب ڈالر۔ اب یہ جو 26 ارب ڈالر کی رقم ہے اس کی ریکوری بھی عرب ممالک سے کی جائے گی۔ عرب ممالک اس پوری جنگ میں سب سے بڑے قربانی کے بکرے ہیں، سب سے بڑے لوزر ہیں، جن کا اس جنگ میں ٹکے کا سٹیک نہیں تھا، مگر سب سے زیادہ قیمت ان کو برداشت کرنی پڑی۔ حملے انہوں نے برداشت کیے، اربوں کی اکانومی ڈوب گئی، اربوں کا ٹورزم ڈوب گیا، اربوں کی جو گیس تیل تھی وہ ٹکے ٹوکری ہو گئی، ان کی سپلائی چین ٹوٹ گئی، اور جو انویسٹر تھا فورن وہ مشرق وسطیٰ کے ان امیر ملکوں سے فلائٹ کر گیا ہے۔ اور یہ سب کچھ کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جتنے اخراجات ہوئے یہ بھی اب آپ کے کھاتے میں، یعنی کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے عربوں کی جو حیثیت ہے وہ ایک اے ٹی ایم کی ہے کہ تباہی اور بربادی امریکہ اور اسرائیل نے پھیلانی ہے، اور اس گند کو صاف کرنے کے لیے جو اخراجات ہیں وہ عربوں نے پرووائڈ کرنے ہیں۔ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، غزہ کے اندر بھی
इसराइल ने तबाही और बर्बादी से पूरे गजा को खंडर बना दिया और ऐसी तैसी फेर दी। उसके बाद अब गजा पीस बोर्ड जब बनाया गया तो अमरीकी सदर ने कहा कि आइए गजा की तामीर नौ के लिए जो पैसा है वो तमाम मुसलमान ममालिक देंगे, वो तमाम अरब इत्तहादी देंगे अमरीका के। भाई ये अखराजात इसराइल करे ना, इसराइल ने तबाही मचाई, इसराइल ने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, इसराइल ने एक शहर को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। ये अखराजात तो इसराइल को करने चाहिए, मगर ये अखराजात की घंटी भी अरबों के गले में बांधी है। अब ये घंटी अरब खुद बंदवाते हैं या उनके गले में बांधी जाती है। अखराजात के लिए तो अरबों की तरफ देखा जा रहा है, मगर दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कि जनाब तुम्हें हमारे तलवे चाटने पड़ेंगे, तुम्हें हमारी चापलूसी करनी पड़ेगी। तो अरबों को सोचना है कि उन्होंने किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करना है अपनी इज्जत पर, अपने वकार पर, अपनी हैसियत के ऊपर, कहाँ तक वो गिर सकते हैं ये उनको सोचना पड़ेगा। मगर इसके साथ साथ एक तीसरी डेवलपमेंट भी हो रही है और वो मुज़ाकरात के हवाले से हो रही है। 2 दिन पहले इस्लामाबाद के अंदर एक बैठक हुई जिसमें 4 वज़ीर ख़ारिजा मौजूद थे। इसाक डार साहब तो पाकिस्तान की तरफ से थे, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा मौजूद थे। इसमें इस इजलास के हवाले से जो कहा जा रहा है कि एक नया मुस्लिम दिफाई इत्तेहाद कायम होने जा रहा है 4 मुल्कों के दरमियान, और एक नया डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है, एक नया मुस्लिम क्वाड, उससे इसको तशबीह दी जा रही है। अब क्या वाकई कोई ऐसा कोई डिफेंस एग्रीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इससे 2 कदम आगे बढ़िए। और कल की जो सबसे खास और अहम तरीन बात थी वो पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी का खुफिया दौरा था चीनी सफारत खाने का। अब आसिफ अली जरदारी को चीनी सफारत खाने क्यों जाना पड़ा और इस दौरे की तस्दीक या तरदीद करने से हुकूमत ने क्यों माजरत की, खुफिया दौरे का मकसद क्या था। यानी कि अमूमी तौर पर आप सफ़ीर को तलब कर लेता, सदर एक बड़ा हाई प्रोफाइल ओहदा है, वो बुला सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। तो आखिर जरदारी साहब ने खुद चलकर चाइनीज एम्बेसी में जाने की जहमत क्यों की। इसका मतलब है कि कुछ हसास मालूमात, कुछ हसास इंफॉर्मेशन हाईएस्ट लेवल से पाकिस्तान की तरफ से चीन को कम्युनिकेट की जा रही है। और आज डार साहब भी चीन गए हैं और वहां पर उनकी क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं। उस हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि इस जंग का जो रिमोट है वो चीन के हाथ में, और ये कहा जा रहा है कि चीन की एक गैर इलानिया हमायत वो ईरान को हासिल है और चीन का इन्फ्लुएंस रूस के ऊपर भी है। अमूमी तौर पे लाइमलाइट के अंदर जो मुल्क सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है वो रूस हो रहा है, मगर कुछ कुव्वतें, ताकतें ये कह रही हैं कि जिस तरीके से ईरान को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, सैटेलाइट सपोर्ट दी गई है, उससे तासुर मिल रहा है कि ये जंग बुनियादी तौर पर ईरान के पीछे चीन फाइट कर रहा है। और अगर आप किसी पीस एग्रीमेंट पे पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चीन से बात करनी पड़ेगी। और अमेरिकी सदर भी अब तो मई में दौरा करेंगे चीन का, तो उससे पहले इस पूरे मैस जो क्रिएट हो चुका है उसको साफ करना है, खत्म करना जरूरी है। बट एट द एंड ऑफ द डे आज का क्रक्स यही है कि अमेरिकी सदर आबना हुर्मस को जहां है जैसे है की बुनियाद पर छोड़कर निकलना चाहते हैं, और वो अब ये तासुर दे रहे हैं कि आबना हुर्मस से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। ये आबना हुर्मस बंद हो या खुले, तो जिनकी बंद हुई है वही इसको आकर खोलें, अमेरिका अब इसको नहीं खोलेगा या अमेरिका खोलने की ताकत और सख्त नहीं रखता। और वो ताने भी दे रहे हैं कि हिम्मत पैदा करें और मुकाबला करें। और इसके साथ साथ अब अरबों से कहा जा रहा है कि वो इसराइल की छेड़ी हुई जंग के अखराजात भी बर्दाश्त करें, यानी मईशत भी उनकी तबाह हुई, कुर्बानी के बकरे भी वो बने और अब अखराजात भी वही उठाएंगे। अब देखते हैं कि ये जो दौरे चीन है इससे पाकिस्तान और खत्ते के लिए क्या बरामद होता है। अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल AR खान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।